नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक है। नीतीश की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। मंत्रिमंडल सचिवालय कक्ष में ये बैठक होगी। कई अहम एजेंडों पर मुहर लगेगी और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि आज होने वाली नीतीश कैबिनेट की बैठक में अनुकंपा नियुक्ति नियमावली पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल सकती है और इसकी पूरी संभावना है। बता दें कि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पदों पर बहाली होनी है और दोनों पदों के लिए अलग अलग नियमावली तैयार की गई है। स्वीकृति मिलने के तुरंत बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लगभग 7,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। वहीं शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी नया अपडेट है कि अब 18 जून को ही पहली सूची अपलोड करने की तैयारी है। ई शिक्षा कोष पर पहले 6 कैटेगरी वाले स्कूल आवंटन देख सकेंगे। फिर 19 जून को भी ई शिक्षा कोष पर शेष बचे शिक्षक स्कूल आवंटन देख सकेंगे। 20 जून को लगभग सभी का इंतजार खत्म हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष को लॉक किया है। तो देखिए ये बड़ी खबर, जहां अनुकंपा नियुक्ति नियमावली पर आज मुहर लग सकती है और इसकी पूरी संभावना दिखाई दे रही। कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। तो खास करके जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ काम है उसको लेकर के एक बड़ी कई स्तरों से राहत मिल सकती है और लोगों को इसका फायदा पहुंच सकता है। 18 जून को पहली सूची अपलोड हो सकती है। जो खबर है कि 20 जून को सभी का इंतजार जो है वो खत्म हो जाएगा और शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष को अब लॉक कर दिया है। तो मुहर लगने के बाद से बहाली की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षकों के लिए और खास करके जो अनुकंपा पर बहाली को लेकर के एक बड़ी सौगात जो है वो मिल सकती है इस बैठक के जरिए। तो मंत्रिमंडल सचिवालय कक्ष में यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और आज कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है। और इसी बीच दानापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सेना का फर्जी स्टाम्प बरामद हुआ है। देश की सुरक्षा में सेंधमारी की एक कोशिश की गई है। आपको बता दें कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक कार्रवाई हुई है। भारी संख्या में फर्जी स्टाम्प बरामद किया गया है। छापेमारी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं दानापुर से, जहां सेना का फर्जी स्टाम्प बरामद हुआ है। और इस स्टाम्प के बरामद होने से अब ये सवाल कि देश की सुरक्षा में कहां चूक हुई है। देश की सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश की गई। मिलिट्री इंटेलिजेंस की कार्रवाई में ये बड़ा खुलासा आपको बता दें कि जहां सेना का फर्जी स्टाम्प बरामद हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरजीत, सेना का फर्जी स्टाम्प बरामद हुआ है, इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है, क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है? देखिए, इस मामले में अभी रविंद्र नाम के जो है रविंद्रजीत बड़ेरा है नाम उसका, उससे पूछताछ की जा रही है क्योंकि ये स्टाम्प जो है ऐसे हैं जिससे जो है फर्जीवाड़ा किया जा सकता है और सेना में सेंधमारी भी की जा सकती है। क्योंकि मेडिकल के जो है अधिकारी का है, उसके बाद जो है एक जीएस बड़े अधिकारी होते हैं जो सवेरिया में हैं, उनका जो है स्टाम्प इसमें जो है शामिल है। इसके अलावे जो है और भी आर्मी के जो अधिकारियों के हैं वो स्टाम्प हैं। तो इस स्टाम्प का यूज करके कुछ भी गलत किया जा सकता है। जिस तरह से आर्मी इंटेलिजेंस से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि ये एक बहुत बड़ा मामला है क्योंकि जो है स्टाम्प का यूज करना जो है एक ऐसे ही गैर कानूनी है, दूसरे के स्टाम्प का यूज करना। और उसमें भी जो है सेना का स्टाम्प जो है इसमें यूज किया जा रहा था, उसको छपाया गया था। और साथ में जो है इसमें मेडिकल ऑफिसर का जो है स्टाम्प है। तो इससे जो है भर्ती प्रक्रिया में भी जो है ऐसे फर्जी लोगों को जो है शामिल किया जा सकता है और इस स्टाम्प के जरिए उसका मेडिकल अमरजीत, क्योंकि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है, तो क्या उसने कुछ बताया क्या इसका स्टाम्प का यूज हुआ है या नहीं हुआ अब तक? जी देखिए, इसके पूछताछ जो है पुलिस कर रही है इसको लेकर के, और आर्मी इंटेलिजेंस भी पूछताछ कर रही है कि आखिर जो है जो ये बनाए गए हैं वो कहां कहां ये लोग वितरित किए। ठीक है अमरजीत, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बीजेपी ने एक बार फिर लालू प्रसाद पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी लालू प्रसाद ने बाबा साहेब आंबेडकर के अपमान पर माफी नहीं मांगी। वहीं राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र माझी का कहना है कि 15 दिन के भीतर जवाब दे दें। अगर लालू प्रसाद ने जवाब नहीं दिया तो आयोग कार्रवाई करेगा।
11 जून 2025 यानी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का जन्मदिन और इसी तारीख को ये तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी, जिस पर 5 दिन बाद भी बिहार का सियासी पारा हाई है। लालू जी और आरजेडी को ना तो बिहार कभी माफ करेगा, ना देश कभी माफ करेगा। लालू प्रसाद के पैरों के पास बाबा साहेब की फोटो वाली तस्वीर वायरल होने के बाद से एनडीए नेता लालू प्रसाद पर हमलावर है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर लालू प्रसाद से माफी की मांग की है। अमित मालवीय ने लिखा, 5 दिन हो गए, अहंकार में डूबी आरजेडी ने अब तक भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अपमान पर माफी नहीं मांगी। न शर्म न पछतावा, सिर्फ घमंड। यह वही आरजेडी है जिसके राज में दलितों पर अत्याचार और नरसंहार आम बात थी। अब वही पार्टी बाबा साहेब के विचारों और सम्मान को भी रौंद रही है। इस अपमान को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इस मामले में बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने भी लालू प्रसाद को नोटिस भेजा है। आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र मांझी का कहना है कि 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं देते तो फिर आयोग आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा। आयोग की तरफ से मैं उन्हें नोटिस जारी किया हूं कि आप 15 दिन के अंदर जवाब दीजिए, नहीं तो आप पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आप पर एफआईआर दर्ज हो। हालांकि लालू प्रसाद के बेटे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया है कि इसमें कई गड़बड़ियां हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। कितना दलितों पर अत्याचार बढ़ा है बिहार में, वहां इनकी नजर नहीं गई। यानी यहाँ तो एक नहीं दूधू को नोटिस भेजा जाता, फिर सुधार करके भेजा जाएगा। अब तक विपक्ष के नेता बाबा साहेब का जिक्र करके सत्ता पक्ष को घेरते रहे, लेकिन लालू प्रसाद के जन्मदिन के दिन उनके पैरों के पास बाबा साहेब की फोटो वाली तस्वीर वायरल होने के बाद से लालू प्रसाद पर एनडीए के नेता निशाना साध रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो। बिहार में अंबेडकर के अपमान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के पैरों के पास बाबा साहेब की तस्वीर मामले में सियासत गर्मा गई है। एक तरफ एनडीए अंबेडकर के अपमान को लेकर के आरजेडी पर हमला बोल रहा है, तो कांग्रेस आरजेडी के बचाव में लगी है। बात जब ये विषय इतना बड़ा बन गया, भी बाबा साहब का अपमान किया है आपने, लेकिन आप अहंकार देखिए लालू प्रसाद जी का कि वो माफी भी नहीं मांग रहे हैं। वो यही दिखाता है कि उनका अहंकार है, और इसलिए देश की गरीब, अति पिछड़ा, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले ये सब लोग जानते हैं। और लालू जी ने जो तस्वीर को पैरों पे रखा है, ये देखकर हमारा भी दिल बहुत दुखा, और मेरा तो ये मानना है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। लालू प्रसाद जी ने हमेशा शोषितों, वंचितों, दलितों, अति पिछड़ों, आदिवासियों को हक और अधिकार दिलाने के लिए, उनको मान सम्मान के लिए उनके प्रति हमेशा सम्मान का भाव रखा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को लालू प्रसाद जी ने सरजमीन पर उतारने का काम किया। आज जो लोग लालू जी पे उंगली उठा रहे हैं, वो लोग शायद भूल गए हैं कि वंचित समाज के लोगों को घर के सामने से बाहर जाने में लोग उनको उठा के पटक के मारने लगते थे। ऐसी हाल होता था कि गलती से अगर दलित परिवार सर उठा के उनके दरवाजे से निकल ले तो उनको जूता चप्पल से मारा जाता था। आयोगों के पुनर्गठन में परिवारवाद का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, जिस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने पलटवार किया है। परिवारवाद के मुद्दे पर अक्सर घिरने वाले लालू प्रसाद और उनकी पार्टी के नेता आजकल परिवार के मुद्दे पर ही नीतीश सरकार को घेरने में लगे हैं। आयोगों के पुनर्गठन में परिवारवाद का आरोप लगाते हुए तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर दामाद आयोग का गठन करते हुए तंज कसा है। मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया। तेजस्वी के तंज पर बिहार की सियासत बेहद गर्म हो गई है। जब आप नाबालिग थे तो खुद आप कमाई के जमाई बन गए थे, इतनी अकूत संपत्ति ली है। तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं कि लालू यादव ने अपने समय मामा आयोग और साला आयोग का गठन क्यों नहीं कर दिया। क्या किए सुभाष और साधु आपके समय में? पता नहीं है लोगों को।
लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली कराते थे, अब पूरा भर बिहार में चंदा वसूलते थे। तो बीजेपी नेता कह रहे हैं कि उन्हें ये आरोप लगाने में शर्म आनी चाहिए। कोई जमाई और बहनोई और साला से बाहर निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि लालू यादव जी जब थे, राबड़ी देवी जब बनी तो ससुरालवादी पार्टी बन गया। साले से जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इस बार 2 चरण में जनगणना होगी। जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। सरकार के नोटिफिकेशन के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की 16वीं जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। जनगणना में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। साल 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी। इस बार 2 फेज में जनगणना होगी। एक तरफ एनडीए के नेता जातिगत जनगणना को ऐतिहासिक फैसला करार दे रहे हैं। ये एक बेहद क्रांतिकारी फैसला है। तो दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आप अधिसूचना जारी करते हैं 16 जून 2025 को, लेकिन गिनती कब करवाएंगे? विपक्ष के नेता बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिए गए इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ये घोषणा ही चुनावी घोषणा है। फील्ड में डोर टू डोर जनगणना के लिए 34 लाख सर्वे करने वाले और सुपरवाइजर लगाए जाएंगे, जो फील्ड से डेटा इकट्ठा करने का काम करेंगे। इसके अलावा 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये सारे कर्मचारी जनगणना के लिए फील्ड सर्वे से लेकर इसका पूरा डेटा बनाने का काम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता धर्मेंद्र और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जातीय जनगणना की अधिसूचना को जारी होने को ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि सरकार सभी वर्गों के हित में काम कर रही है। बहुत ऐतिहासिक है। आप जानते हैं कि बिहार में तो जातीय गणना पहले ही करा लिया गया और ऐतिहासिक फैसला एनडीए सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का, और एक बार ये पूरा डेटा आ जाएगा और ये सरकार चाहती भी थी, तो बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है। देखिए, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार ने जो फैसला किया, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और इस ऐतिहासिक निर्णय का परिणाम आने वाले समय में लोगों को दिखाई देगा। पीएम मोदी 20 जून को सिवान दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर के एनडीए में जबरदस्त उत्साह है। एनडीए नेताओं का कॉन्फिडेंस हाई है। पीएम मोदी की सभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। पीएम मोदी 20 जून को सिवान की धरती से हुंकार भरेंगे। जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए एनडीए ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम के दौरे को लेकर एनडीए ने बड़ी बैठक की। गोपालगंज में एनडीए की बैठक में जेडीयू सांसद संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल शामिल हुए। बैठक में जनसभा की तैयारियों, भीड़ प्रबंधन और संगठन की तरफ से सहयोग पर चर्चा हुई। इस दौरान जेडीयू कार्यकर्ता उत्साह और ऊर्जा से लबरेज दिखे। 20 जून को पीएम मोदी सिवान के पचरुखी के जसौली में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। बीजेपी पीएम मोदी की रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है। सभा स्थल पर पंडाल बनाने और बैरिकेडिंग का काम जारी है। हर एक मंडल में जितने भी पदाधिकारी, जितने कार्यकर्ता हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण,
और यहाँ तक कि चंपारण के लोग भी बहुत उत्साहित हैं, बहुत उत्सुक हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनने के लिए, उस सभा में अपने को हिस्सेदार बनाने के लिए। लोग देखने के लिए लायक है। ऐसे लगता है कि सिवान का जो कार्यक्रम होगा पिछले बिहार के सभी प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को ब्रेक करने वाला कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक होगा। पीएम मोदी 3 महीने में तीसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से सिवान, गोपालगंज, छपरा और महाराजगंज की तमाम विधानसभा सीटों पर एनडीए को बड़ा फायदा मिल सकता है। पीएम जिस इलाके में आ रहे हैं वो आरजेडी का गढ़ माना जाता है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी अपने इस दौरे से चुनाव को एक तरफा बना सकते हैं। पीएम मोदी डबल इंजन सरकार के फायदे बताकर कई बड़े तोहफे का ऐलान कर पूरे इलाके में जातीय गोलबंदी तोड़कर सियासी बाजी पलट सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से संवाददाता मृत्युंजय सिंह के साथ गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, एयर इंडिया का विमान डायवर्ट किया गया है। IX-1113 दिल्ली रांची विमान डायवर्ट किया गया है। तकनीकी खराबी के कारण विमान वापस दिल्ली डायवर्ट किया गया है। विमान में कुल 165 यात्री, 6 क्रू मेंबर सवार थे। उड़ान के 1 घंटे बाद पायलट को तकनीकी खराबी की जानकारी मिली। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान में ही जाने पर यात्रियों का हंगामा होना शुरू हो गया। खराब मौसम के कारण इंडिगो का भुवनेश्वर रांची विमान भी रायपुर डायवर्ट किया गया है। संजय हमारे साथ, न्यूज़ 18 संवाददाता। संजय, लगातार जो एयर इंडिया के विमान है, तकनीकी खराबी चाहे वो मौसम की वजह से हो या फिर कोई और वजह, और अहमदाबाद का विमान हादसा हमने देखा और फिर से कई सवाल वाकई खड़े हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो चीजें आ रही है उसे आप संजोग कह सकते हैं या फिर तकनीकी खराबी पर काबू नहीं पाना कह सकते हैं। एक बार फिर जो एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो आप देख सकते हैं कि जो विमान जो है वो कल शाम जो दिल्ली से रांची के लिए उड़ान भरा था, तो उड़ान भरने के 1 घंटे के बाद पायलट को जानकारी मिली कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी है, जिसके बाद विमान जो है वापस दिल्ली के लिए उसको जो है डाइवर्ट कर दिया गया। तो शाम 4:25 बजे दिल्ली से उड़ान भरी थी, उसको वापस रांची में लैंडिंग जो उसको करनी थी, उसकी टाइमिंग थी 6:25, यानी 2 घंटे के अंदर उसकी लैंडिंग टाइम थी। लेकिन उसको विमान को वापस दिल्ली डाइवर्ट किया गया। शाम 6:30 बजे वो विमान जो आपको दिल्ली में सुरक्षित लैंड कर गया। तकरीबन विमान में 170 से ज्यादा लोग थे, लोगों की सांसें अटकी थी। लेकिन जैसे लोग दिल्ली में लैंड किए तो यात्रियों को यह कहा गया कि आपको कुछ देर विमान में रुकना है। करीब 20-25 मिनट हो गए जब उन्हें विमान से बाहर नहीं निकाला गया तो यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया गया। विरोध के बाद जो है वहां गेट खोला गया, फिर वो सभी यात्री जो है विमान से बाहर उतरे। कल इंडिगो की भी एक फ्लाइट जो है वो आपको रायपुर जो है डाइवर्ट की गई है। तो कुल मिलाकर समझ जाइए कि हाल के दिनों में हम लोगों ने न्यूज़ 18 पर कल एक तस्वीर भी दिखलाई थी किस तरीके से रांची एयरपोर्ट के रनवे पर चिड़ियों का झुंड लगातार बैठा नजर आ रहा है। एक बड़ी चीज जो है, देखिए रांची में 2 जून को बड़ी हिट की घटना सामने आ चुकी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो कहते हैं कि एयरपोर्ट का जो इलाका है, विमान का जो सफर होता है, हवा का सफर जो होता है, सबसे संवेदनशील सफर होता है। तो ऐसे में तकनीकी खामियों को पर काबू पाने का प्रयास तो चल ही रहा है, लेकिन जो चीजें आंख के सामने नजर आ रही है, जो देखिए चिड़ियों का आकाश में उड़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर यही चिड़ियां एयरपोर्ट के आसपास उड़ने लगे तो खतरे का संकेत है। उस पर समय रहते काबू पाने की जरूरत है। रांची एयरपोर्ट पर फिलहाल ये चीजें साफ साफ नजर आ रही हैं। जी चलिए, बिल्कुल संजय, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। सीएम नीतीश ने पटना को बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश कुमार ने मीठापुर से महुली तक एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। एलिवेटेड रोड के उद्घाटन के बाद लोगों की जिंदगी अब आसान हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को एक और बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश ने पटना में मीठापुर से महुली तक एलिवेटेड रोड का उद्घाटन कर दिया है। करीब 1105 करोड़ की लागत से बने इस रोड का सीधा फायदा दक्षिण पटना से राजधानी पहुंचने वाले लोगों को मिलेगा। इस 4 लेन से करीब 10 मिनट में लोग सिपारा से महुली और पुनपुन पहुंच सकेंगे। एलिवेटेड रोड बनने के बाद पटना से कई जिलों का सफर अब आसान बन गया है। सिपारा से महुली तक का सफर 6 मिनट में पूरा होगा। महुली से पुनपुन तक 4 लेन सड़क भी बनकर तैयार है। पटना से गया जी, राजगीर, औरंगाबाद जाना भी आसान हो गया है। साथ
साथ ही पटना से जहानाबाद, रांची और बख्तियारपुर, आरा और पटना रिंग रोड तक पहुंचना भी आसान हो गया है। मीठापुर मोहाली एलिवेटेड रोड के उद्घाटन के बाद अब मीठापुर से महज 8 से 10 मिनट के समय में कोई भी पुनपुन या मोहाली हॉल्ट पहुंच सकता है। सीएम के उद्घाटन के बाद न्यूज 18 की टीम ने भी इस सफर में लगने वाले समय की पड़ताल की तो मीठापुर से एलिवेटेड सड़क पार करने में सिर्फ 7 से 8 मिनट का समय लगा। हम इस वक्त इस यात्रा को भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, उसके बाद अब हम आपको दिखाएंगे। देखिए लगभग 11:49 हो रहे हैं और हम भी इस सड़क पर यात्रा करेंगे और देखेंगे कि वाकई जहां तक ये सड़क बनी है मोहाली तक, वहां तक जाने में कितना वक्त लगता है। बिल्कुल देखिए, ये जो मीठापुर मोहाली हॉल्ट का जो एलिवेटेड है उसकी यहाँ से शुरुआत हो रही है और अब हम एलिवेटेड पर चढ़ चुके हैं और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप महज कुछ मिनटों में ही पुनपुन तक पहुंच गए हैं। तो लगभग 8 से 9 मिनट में हम यहाँ पहुंच चुके हैं मोहाली के पास और देखिए 11:57 हो रहा है। न्यूज 18 की टीम ने पुराने रास्ते से भी सफर करके टाइम चेक किया। पुराने रास्ते से सफर करने में तकरीबन 20 मिनट लगे। लेकिन हम अब उस सड़क से भी जाएंगे, उसी जगह पर मीठापुर के पास जहां से हमने एलिवेटेड की यात्रा शुरू की थी और दिखाएंगे कि उसमें कितना वक्त लगता है। तो बिल्कुल वाकई सफर जो है वो काफी आसान हो गया है। लेकिन जब हम पुराने रास्ते से, जिस रास्ते से पहले से लोग आया जाया करते थे और काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, उस रास्ते से हम आए हैं तो 12:17 होने को जा रहा है, हम यहाँ पर पहुंचे हैं। सीएम नीतीश ने मीठापुर से मोहाली एलिवेटेड रोड का उद्घाटन कर लोगों की जिंदगी आसान बना दी है। पटना के लोगों का पुनपुन, गया, जहानाबाद सहित अन्य कई जगहों पर जाना बेहद आसान हो गया है। अब मीठापुर से महज 8 से 10 मिनट के समय में कोई भी पुनपुन या मोहाली हॉल्ट पहुंच सकता है। नीतीश सरकार में बनी विश्व स्तरीय एलिवेटेड रोड लोगों के लिए वरदान की तरह है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।